गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फिर से हिंदी की क्लास में। और आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी हिंदी की कक्षाएं और आप उन्हें साथ ही साथ याद भी कर रहे होंगे और जो है आपको समझ भी आ रही होगी चीजें। तो हमारा रिवीजन चल रहा था सेकंड चैप्टर का, जिसमें हम शब्दार्थ कर चुके थे, प्रश्न उत्तर कर चुके थे और आज हम बुक की एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। और इसके साथ ही हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है बुद्धिमान कौन, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार मैं बहुत क्विक सा रिवीजन करा देती हूँ, जिसके एक कहानी है ये, जिसके अंदर 4 मित्र होते हैं। वो पाटलिपुत्र नामक एक गांव नगर में रहते हैं। चारों विदेश जाते हैं धन कमाने के लिए और वहां पर रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ शेर मिलता है। तो उनके नाम जो है वो थे मनीराम, गुणीराम, ज्ञानदेव और बोधिराम। तो ये जब चारों जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक मरा हुआ शेर मिलता है और मरे हुए शेर पर एक जना जो है वो हड्डियां का स्ट्रक्चर तैयार करता है, दूसरा जना उसमें मांसपेशियां और स्किन्स लगाता है। उसके बाद थर्ड वन जो होता है वो उसमें जान फूंक देता है, लेकिन चौथा जो होता है वो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो हमें ये शिक्षा देती है कि हमें चीजों को सोच समझकर करना चाहिए, किसी भी काम को बिना विचारे नहीं करना चाहिए। कहावत भी है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब समय रहते हमें चीजों को समझ लेना चाहिए, अदरवाइज हमें उसके लिए फिर पछताना पड़ता है। तो यही एक कहानी थी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के जो बुक एक्सरसाइज है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान दिए हुए हैं और हमें उसमें एप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा वो इसमें से फिल करना है। तो पहला है डैश कम पढ़ा लिखा था। 2 ऑप्शन हमारे पास है, एक है ज्ञानदेव और दूसरा है बोधिराम। हमें ये पता करना है कि कौन जो है वो कम पढ़ा लिखा था। तो जो ज्ञानदेव है, देखिए वो ज्ञानदेव तो बहुत पढ़ा लिखा था, उसके पास तो बहुत अच्छी शक्ति थी कि वो किसी भी मरे हुए चीज को जीवित कर देता था। तो इसमें ज्ञानदेव आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसमें? बोधिराम। बोधिराम जो है वो बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसमें व्यवहारिक समझ बहुत थी। क्या चीज गलत है, क्या सही है, कौन सा काम कब करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, इस चीज की समझ किसमें थी? बोधिराम में। लेकिन बोधिराम पढ़ा लिखा बहुत अधिक नहीं था। ठीक है। उसके बाद है चारों मित्र डैश जा रहे थे। तो चारों मित्र कहाँ जा रहे थे? अभी मैंने बताया कि चारों मित्र जो है वो पाटलिपुत्र नामक नगर में रहते थे और जा रहे थे तो वो विदेश जा रहे थे धन कमाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा विदेश। उसके बाद है ज्ञानदेव ने शेर को डैश कर दिया। ज्ञानदेव में जो है ऐसी शक्ति थी उसके पास, ऐसी शिक्षा उसने ग्रहण की थी कि किसी भी मरे हुए प्राणी को वो जीवित कर देता था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ज्ञानदेव ने शेर को जीवित कर दिया। तो आंसर हो गया जीवित। नेक्स्ट है बोधिराम एक डैश पर चढ़ गया। बोधिराम जो है वो एक पेड़ पर, एक वृक्ष पर चढ़कर अपनी जान बचाता है। तो आंसर हो गया वृक्ष। फिर है हमें अच्छे बुरे का डैश होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज सही है, क्या गलत है, इस चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए, इस चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि क्या काम हमारे लिए सही है, क्या काम हमारे लिए सही नहीं है, कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वचन। वचन से रिलेटेड है। इसमें वचन बदलकर हमें लिखना है। एक वचन, देखिए वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या का पता चले कि वो चीज संख्या में कितनी है, वो वचन कहलाते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं।
अगर संख्या में चीज एक है तो एक वचन, और अगर एक से ज्यादा यानी 2 या 2 से ज्यादा हो गई तो फिर वो बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पर एक वचन दिया गया है और हमसे उनको बहुवचन में हमें चेंज करना है। तो पहला जो शब्द दिया गया है वो है विद्या। ठीक है, वचन हम बदल रहे हैं यहाँ पर, और इसमें पहला शब्द है, देखिए विद्या। उसने विद्या ग्रहण कर ली, यानी विद्या, एक विद्या। लेकिन जब हम इसे बहुवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा विद्याएं, यानी एक से ज्यादा तरह की विद्याएं। उसके बाद है अगला मांसपेशी। जो हमारी मसल्स होती हैं वो होती है मांसपेशी, और जब ये एक से ज्यादा होगी तो ये हो जाएगी मांसपेशियां। चंद्र बिंदु यहां पर लगेगा, मांसपेशियां। उसके बाद है नेक्स्ट अस्थि। अस्थि यानी बॉन्स, एक होगी तो वो होगी अस्थि, और जब एक से ज्यादा होती है यानी बहुवचन हो गया इसका अस्थियां। उसके बाद है चमड़ा, जो स्किन होती है उसको हम कहते हैं चमड़ा। तो जब एक तब तो चमड़ा, और एक से ज्यादा तो फिर चमड़े। तो ये हो गए हमारे वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए संयुक्ताक्षरों से बना एक एक शब्द दिया गया है। तो उससे पहले क्वेश्चन पर जाए, सबसे पहले हम संयुक्ताक्षर को समझ लेते हैं कि संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। संयुक्ताक्षर जो होते हैं, संयुक्ताक्षर में देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, संयुक्त प्लस अक्षर, ये बना संयुक्ताक्षर। संयुक्त का मतलब होता है आपस में जुड़ा हुआ, और अक्षर यानी वर्ण, तो ऐसे वर्ण जो आपस में जुड़े हुए हों। यानी कि यहाँ पर 2 व्यंजन होंगे, कोई भी व्यंजन जो आपस में हलंत से जुड़े होंगे, जैसे द, य, या आधा क और पूरा क। ठीक है, फिर द और ध। इस तरीके से एक वर्ण तो जो एक व्यंजन तो होगा हलंत वाला, ये जो नीचे हम लगा रहे हैं इसे हम हलंत कहते हैं। इसका मतलब ये जो व्यंजन है ये स्वर रहित है, इसके अंदर स्वर नहीं है, इसलिए जब हम इसे लिखते हैं तो नीचे हलंत लगाकर लिखते हैं। ऐसे ये कै भी स्वर रहित है, इसके अंदर भी स्वर नहीं है, और इधर ये द, इसके अंदर भी स्वर नहीं है। तो जब स्वर नहीं है तो इनको नीचे हम हलंत लगाकर लिखेंगे। अब हमें इस तरह के कुछ संयुक्ताक्षर दिए गए हैं और इन संयुक्ताक्षरों से हमें शब्द बनाने हैं। अब कुछ बच्चे देखिए सोच रहे हैं कि संयुक्त जो अक्षर होते हैं वो तो श, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं। तो आपको याद दिला दूं कि ये जो छ, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं ये संयुक्ताक्षर नहीं होते, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो नाम में कंफ्यूज नहीं हो आप, संयुक्ताक्षर अलग होते हैं और संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं। संयुक्ताक्षर में एक वर्ण आधा होगा और एक वर्ण पूरा होगा, जबकि संयुक्त जो व्यंजन होते हैं ये तो 4 ही होते हैं गिनती के। श, इसमें 2 व्यंजन होंगे, जैसे श की बात करें तो क और श, ये 2 तो इसमें व्यंजन हो गए और एक स्वर हो गया, तो ये 3 वर्णों से मिलकर बने हैं, लेकिन इसमें 2 ही वर्ण होंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त अक्षर अलग होते हैं, संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन वर्णों की, उन अक्षरों की जो हमें दिए गए हैं और जिनसे हमें शब्द बनाने हैं अगले।
जो पहला शब्द दिया है वो आधा द यानी द हलंत है और फिर या, इससे बना है। इसे हमें तीन नए शब्द बनाने हैं। उसके बाद है ख में दिया है द हलंत और ध, फिर है ग में दिया है ट हलंत और ठ। ये कुछ संयुक्ताक्षर हमें दिए गए हैं और इन संयुक्ताक्षरों से हमें नए शब्द बनाने हैं। तो देखिए द से द शब्द बना और इससे जब हम नया शब्द बनाएंगे तो पहला तो बन गया हमारे पास विद्यालय, विद्यालय यानी स्कूल। तो इसके अंदर देखिए ये हलंत वाला द आ गया और ये या आ गया, तो ये वर्ण हमारे बीच में आ रहे हैं इसमें। अगला बात करें गद्य, और फिर अगला वर्ण बन जाएगा, शब्द बनेगा हमारा पद्य। अब आप सोच रहे होंगे गद्य और पद्य का मीनिंग क्या होता है। तो ये हिंदी की कुछ विधाएं होती हैं, जो कविताएं आदि होती है जिन्हें हम गा सकते हैं, वो पद्य होते हैं। लेकिन कहानी हो गई, निबंध हो गए, ये सारे आते हैं गद्य के अंदर। तो ये गद्य और पद्य दो हिंदी की विधाएं हैं। उसके बाद है द और ध, तो इससे बनेगा देखिए युद्ध। फिर बात करें सिद्धि, बात करें शुद्ध, तो यहां पर देखिए द हलंत फिर ध, द हलंत फिर ध, द हलंत और फिर ध। तो युद्ध का मतलब आप सबको पता है, वॉर जो होता है वो युद्ध होता है। सिद्धि यानी किसी काम का सही से संपन्न हो जाना, वो उसकी सिद्धि होती है। और शुद्ध जो प्योरिटी होती है किसी भी चीज में, वो शुद्ध कहलाती है। उसके बाद हलंत ट और ठ से हमें शब्द बनाने हैं। तो हलंत ट और ठ की बात करें तो पहला शब्द देखिए चिट्ठी, ट हलंत और ठ। उसके बाद विठल, ट हलंत और ठ और फिर ल, विठल। उसके बाद मिट्ठू, ये हमारे तीन शब्द हो गए। चिट्ठी, आप सभी को पता है चिट्ठी क्या होती है, चिट्ठी होती है लेटर। फिर विठल, विठल देखिए कृष्ण जी का पर्यायवाची समानार्थी शब्द है, तो इसका मतलब हो गया कृष्ण। और मिट्ठू जो है वो अमूमन हमने देखा तोते और इनका नाम जो है वो मिट्ठू रखा जाता है, तो ये किसी का नाम हो गया मिट्ठू। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने संयुक्ताक्षर से बने हुए शब्द जो है ये किए। अब जो अगला प्रश्न है हमारा, उसमें हमें फाइंड करनी है संज्ञाएं। संज्ञा भी कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा फाइंड करनी है, उन पर हमें सर्कल करना है। तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जिन संज्ञा की हमने परिभाषा पढ़ी कि किसी भी चीज का नाम जो है वो व्यक्ति का हो, किसी स्थान का हो, प्राणी या भाव, किसी भी चीज का नाम जो है वो संज्ञा होता है। फिर हमने भेद पढ़े थे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमसे पूछी गई है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का या स्थान का नाम हो। तो यहाँ हमें पता करना है शेर। शेर देखिए यहाँ कोई शेर है, वो भी शेर है, और अगर हम विदेश में जाएंगे वहां भी कोई शेर है तो शेर ही है वो, है ना। तो ये एक जाति को डिनोट करने वाला शब्द है, एक वर्ग को डिनोट कर रहा है, तो शेर जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एक नगर का नाम है, तो नगर जो है उसका नाम जो है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। किसी भी जगह का नाम वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर है प्राण यानी जान, तो ये भी जातिवाचक है। ज्ञानदेव ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है चमड़ा, स्किन जो है, ये भी जातिवाचक है। मित्र, मित्र आपका मित्र, मेरा मित्र या किसी और का मित्र, सभी के मित्र मित्र ही होते हैं, तो ये भी एक जाति को डिनोट कर रहा है। नगर, अब यहाँ पर नगर का नाम नहीं दिया गया बल्कि नगर, तो हर जगह जो भी नगर है वो सारे नगर ही कहलाते हैं। तो नगर शब्द जातिवाचक है, लेकिन नगर का अगर नाम लिया जाए जैसे पाटलिपुत्र तो फिर व्यक्तिवाचक हो जाता है। ज्ञान
अब देखिए ज्ञान देव, ज्ञान देव किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन ज्ञान जो है वो नॉलेज शब्द के लिए आया है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है। वृक्ष, वृक्ष जो है पेड़ों का समानार्थी शब्द, पेड़ का समानार्थी शब्द वृक्ष होता है, तो जितने भी पेड़ हैं वो सारे वृक्ष भी कहे जाते हैं, इसलिए वृक्ष शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। और अगला जो वर्ड है वो है गुणीराम। गुणीराम किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए गुणीराम शब्द जो है वो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। इस तरीके से हमारे जो है संज्ञा शब्द हमने ढूंढे, इसमें वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढे, तो व्यक्तिवाचक इसमें 3 ही शब्द थे, पाटलिपुत्र, ज्ञानदेव और गुणीराम। अब हम वाक्य बनाते हैं। कुछ शब्द हमें दिए गए हैं और इन शब्दों का प्रयोग करके हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। उस वाक्य को बनाते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो शब्द हमें दिया गया है वो शब्द उस वाक्य के अंदर आना चाहिए। जैसे पहला शब्द दिया गया हमें वाक्य प्रभात, प्रभात का मतलब होता है सुबह, तो इससे हमें सेंटेंस बनाना है, वह प्रभात होते ही मेरे घर पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रभात शब्द हमें दिया गया था, उस प्रभात शब्द को लेकर हमने सेंटेंस बनाया और इस प्रभात शब्द को हम यहाँ सेंटेंस में अंडरलाइन कर देंगे ताकि ये हाईलाइट होता रहे कि हमने इस सेंटेंस को इस शब्द से बनाया है। अगला जो शब्द है वो है हमारा प्राण। प्राण शब्द है ज्ञानदेव ने शेर में प्राण डाल दिए। ये सेंटेंस बना हमारा, इसमें भी देखिए प्राण शब्द का हमने प्रयोग किया, इसे हम अंडरलाइन कर देंगे। अगला है शक्ति, शक्ति यानी पावर। शेर में बहुत शक्ति होती है। वैसे तो बच्चों ये जो सेंटेंस मेकिंग होती है ये आपको अपने वर्ड्स में करनी चाहिए। आपको जो सेंटेंस समझ में आता है जिसमें हमारे ये वर्ड्स आ रहे हो वो आपको करने चाहिए, लेकिन अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ऐसे ही लिख लीजिए जैसे मैं लिखा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है सेंटेंस मेकिंग में जो है प्रयोग। तो इसमें हो जाएगा हमें अपने ज्ञान का उचित प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया हमारा लास्ट सेंटेंस, हमें अपने ज्ञान का उचित प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिस जिस वर्ड से हमने ये सेंटेंस बनाए हैं उन वर्ड्स को हम अंडरलाइन जरूर करेंगे ताकि वो हाईलाइट होते रहे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसमें जो उत्तर सही हो उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। और इसमें पहला जो शब्द दिया गया है, पहला क्वेश्चन है वह है यह शब्द भाववाचक है। मतलब हमें 3 शब्द दिए गए हैं और उन 3 शब्दों में से हमें भाववाचक संज्ञा शब्द चुनना है। भाववाचक संज्ञा वो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती और उसको हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 शब्द दिए गए हैं। देखिए पहला है मारकर, मारना शब्द जो है वो क्रिया है, तो ये तो भाववाचक संज्ञा हुई नहीं। उसके बाद अगला शब्द हमें दे रखा बुद्धिमान।
बुद्धिमान शब्द जो है वो विशेषण है, जैसे राम बहुत बुद्धिमान है। अब राम की विशेषता क्या है कि वो कैसा है, बुद्धिमान है, तो विशेषण हो गया बुद्धिमान शब्द। लास्ट बचता है हमारे पास दिखावा, तो यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा वो हमारा दिखावा शब्द बनेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, इस शब्द में रै आया है, पदेन रै पूछा हमसे। हम पहले बात कर चुके हैं, जो रै ऊपर लगता है वो रेफ होता है, और जो रै पैरों में लगता है वो पदेन होता है। तो हम देखेंगे मित्र में त्रा जो है वो पदेन रै नहीं है इसमें। पुनर्जीवित में रेफ आया है, जबकि क्रम शब्द जो है इसमें पदेन रै का प्रयोग हुआ है। ये हो गया पदेन रै। और लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द एक वचन रूप में है, यानी मित्र शब्द दिए गए हैं 3 जगह पर, लेकिन कहाँ पर वो एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है ये हमें फाइंड करना है। चलिए तीनों ऑप्शंस को एक बार चेक करते हैं। चौथा मित्र कम पढ़ा लिखा था, चौथा मित्र कम पढ़ा लिखा था, ये पहला सेंटेंस है हमारा। दूसरा है शेर 3 मित्रों को खा गया। यहाँ तो सिंपल ही पता चल रहा है हमें कि मित्र शब्द का बहुवचन क्या होता है, मित्रों, तो ये तो बहुवचन हो गया। सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर है चारों मित्र जंगल से होकर जा रहे थे, चारों यानी चारों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी बहुवचन है। और जो पहला ऑप्शन था हमारा, चौथा मित्र कम पढ़ा लिखा था, यहाँ पर सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो इसमें राइट हो जाएगा, चौथा मित्र कम पढ़ा लिखा था। लास्ट में हम यहाँ पर भी पता कर सकते हैं, देखिए यहाँ था शब्द आया है, हम था शब्द का प्रयोग करते हैं एक वचन के लिए, और लास्ट ऑप्शन में हमारे जो आ रहा है वहां पर आ रहा है थे शब्द जो होता है वो बहुवचन के लिए होता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन ही राइट होगा, चौथा मित्र कम पढ़ा लिखा था। तो इसके साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं इसकी आपको पिक्स भेज दूंगी, आप सब अपनी बुक के अंदर इसे फिल कर ले, और ध्यान रखें कि गलतियां नहीं हो लिखते समय, आप बिल्कुल सही, सुंदर और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, और तब तक थैंक यू, बाय।